silent. Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. इस particular session में we will be covering this particular list of articles. Important है, we'll talk about them in detail in a very comprehensive manner. Prelims के point of view से काफ़ी ज़्यादा important है I would say. And session अच्छे लगते हैं तो please make sure that you mark your attendance by liking the lecture. Do share it with your friends, let others know about this lecture so that they also subscribe to the channel and we have an extended family. As far as feedback is concerned, session कैसा लगता है, do let me know in the comment section. उम्मीद करती हूँ कल आपके पास संडे था तो आपने मंडे टू सैटरडे whatever the important articles were वो आपने कवर कर लिए हैं. Now let's move ahead with these particular basically you can say articles that we have to cover today. Let me give you a brief ताकि आप फिर complete session में connected रहे. पहला जो आर्टिकल है आप अपने स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे दैट इज यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2023. तो ये कैसे अवार्ड्स हैं, किस लिए दिए जाते हैं, कब से दिए जा रहे हैं, कितनी साइट्स ऐसी इंडिया के अंदर हैं जिन्हें ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं, वो कौन कौन सी साइट्स हैं, ये सारी डिस्कशन करेंगे. देन यू हैव ब्रह्मा 2D. वो पूछेंगे दिस इज इन न्यूज, ये किससे एसोसिएटेड है, राइट? सो इट इज एन इंडिजीनियस रिवर मॉडल. कैसा मॉडल है, किसने डेवलप किया, क्या इसके फीचर्स हैं, ये कैसे हेल्प करेगा, इट इज डेवलप्ड बाय, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, व्हाट विल हैपन थ्रू इट, ये सारी डिस्कशन होगी. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन न्यूज. तो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में है, उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर हम लोकेशन है ना, वहां क्या वेजिटेशन कैसा है, सॉइल कैसी है, फ्लोरा फना, ये सारे डिस्कशन हो. एक स्पीशीज न्यूज के अंदर है दैट इज वाइट बिल्ड सी ईगल. सो वाइट बिल्ड सी ईगल कैसा स्पीशीज है, कहाँ देखने को मिलता है, और बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, आईयूसीएन स्टेटस, डाइट. आजकल तो डाइट भी इंपॉर्टेंट है, हेल्दी डाइट खाता है नहीं खाता. नेक्स्ट यू विल सी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में. दे रिसेंटली अलाउड नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स टू डिपॉजिट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली थ्रू द यूपीआई क्यूआर कोड अंडर देयर डी-रेमिट प्रोसेस, राइट? सो यहाँ पर पीएफआरडीए क्या है ये हम जानेंगे, अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे आज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका कॉम्पोजिशन, उसके फंक्शंस, right? And then we'll have certain points that are associated with your national pension system. So let's begin with the first article. Let me share the screen and here you go. So recently 3 heritage projects from Punjab and Haryana, they have secured prestigious spots among the UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2023. So basically, UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation, नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसे अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जिन्होंने दैट सक्सेसफुली प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड द कल्चरल हेरिटेज, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah, so we are talking about cultural heritage conservation. So, इस particular award का aim है to encourage both private companies and जो public और private sector के बीच में collaborations होती हैं वो दोनों को encourage करना to take part in safeguarding the rich cultural heritage for current generation, for future generation. Right? So these awards have been given since the year 2000 and focus on recognizing achievements. जो भी achievements रही in restoring the structures, places, properties that have that cultural significance. 2023 के अंदर ये अवार्ड बेसिकली जो दिए गए हैं 2023 अवार्ड्स
3 प्रोजेक्ट्स जो रहे वो पंजाब और हरियाणा से रहे हैं एंड दैट वर एक्नॉलेज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स. सो इन टोटल there were 12 recognized sites from Asia Pacific region, right? So these are the points that you have to remember. So what does these award encourage? Since 2000 they have been recognizing the achievement of private sector and public private initiatives, both their collaborations. And यहाँ से जो recognized sites हैं 5 चाइना से हैं, 6 इंडिया से हैं और 1 नेपाल से है. अब चाइना और नेपाल से क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया से कौन सी अवार्ड विनिंग साइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है. रामबाग गेट अमृतसर के अंदर है, रिसीव द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, द हाईएस्ट रिकॉग्निशन अमंग ऑल द कैटेगरीज. पीपल हवेली एक रूरल होम स्टे है, पंजाब से है, जिसको ऑनर किया गया अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. कर्निकरा मंडपम बेसिकली केरला के अंदर है, दैट हैड अर्न द अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन. Epiphany in Haryana and David Sesson Library and Reading Room. So these are basically the award winning sites. तो अगर आपसे पूछी जाए ये पर्टिकुलर साइट कहाँ पर है, ये पर्टिकुलर साइट कहाँ पर है, तो ये आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि रामबाग गेट अमृतसर में है, तो एपिफेनी हरियाणा के अंदर है, तो ये हवेली पंजाब के अंदर है, राइट. सो मेक श्योर कि ये लिस्ट आप याद कर ले, बिकॉज दीज आर दी अवार्ड विनिंग साइट्स, तो वो इम्पोर्टेंट है. Then in news is your Brahma 2D. Now what is it? पहले तो ये क्या है और ये किसने डेवलप किया है, 2 ही बातें होती, तो वो इस लाइन के अंदर है. IIT गुवाहाटी, Indian Institute of Technology गुवाहाटी recently developed an indigenous river model that is your Brahma 2D. Right? So मुझे 2 बातें जाननी है. पहले तो कि किसने डेवलप किया. IIT गुवाहाटी, वो आपको अगर आप SSC या कोई भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी इतना सिंपल सवाल नहीं पूछेगी. सिंपल एज इन ऐसे पैटर्न का सवाल यूपीएससी नहीं पूछती कि ब्रह्मा 2D इज डेवलप बाय IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, ऐसे 4 ऑप्शन नहीं देगी. लेकिन बाकी एग्जाम्स में बेस्ड ऑन देयर पैटर्न यू कैन सी दैट. लेकिन हाँ, यूपीएससी स्टेटमेंट बेस में डाल देगी, राइट. एक ऑप्शंस होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट बेस में डल सकता है, या फिर ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ये एप्लीकेशंस में चला जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जीएस पेपर 3 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. इट इज अच्छा, हम ना बहुत बातें करते हैं इसके, आप इसको अपने आंसर्स में बहुत यूज कर सकते हो. जब मैं बात करती हूँ ना कि हमें स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, तो ये पॉइंट, ये इंडिजीनियस रिवर मॉडल ऐसा मॉडल है जो उस डायरेक्शन में भी काम करता है. कैसे करता है दैट आई विल टॉक अबाउट, आपको इन डिटेलिंग दूंगी, बट मेक श्योर कि आप इसके एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करें. एप्लीकेशन एज इन कि आप इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कौन से जीएस पेपर 3 में, कौन से आर्टिकल में, कौन से टॉपिक में. क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आई वुड से एक सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी के ऊपर जब धनिया डालते हैं तो सब्जी की खूबसूरती निखर के आ जाती है. तो ये वैसे पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर की वैल्यू को और ज़्यादा एनहांस करेंगे. ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो धनिया की तरह काम करेंगे, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए. ब्रह्मा 2D स्टैंड्स फॉर ब्रेडेड रिवर एड हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर. क्या है ये और इससे होगा क्या? सो see, let's talk about it in detail now. Brahma 2D stands for this particular braided river aid hydromorphological analyzer. ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि आईआईटी के रिसर्चर्स ने क्रिएट किया है. करता क्या है ब्रह्मा 2D? What does Brahma 2D do? So it is designed to gauge the flow of large braided rivers, जहां पर स्पेसिफिक फोकस ब्रह्मपुत्रा रिवर को दिया हुआ है. तो ये एक 3D रिवर फ्लो मॉडल है जो कि आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ वाटर मूव्स एट डिफरेंट डेप्थ विद इन द रिवर. Are you getting my point? So it helps in understanding the circulation of water around structures like spurs, that are structures that are installed at
to prevent the river bank erosion, right? So engineers can use this model for designing sustainable hydraulic structures, spurs, river bends, and बहुत से जितने भी measures हम लोग use करते हैं to protect river banks, तो इसका application वहां पर भी है. Engineers can employ this to figure out the speed of water at various depths. So it is especially helpful for designing the structures that prevent the river bank erosion, right? To make those structures more effective and sustainable. Researchers at IIT Guwahati, अब ये कोलैबोरेशन में है, राइट? तो ये सारी बातें जो आपके सामने लिखी हैं दैट आई हैव डिस्कस. ब्रह्मा 2D क्या है, इसका फुल फॉर्म, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, अ रिवर फ्लो मॉडल टू अंडरस्टैंड व्हाट, एंड इट हेल्प्स इंजीनियर्स इन डूइंग व्हाट. इसके एप्लीकेशन बता दिया. It is developed by researchers at IIT Guwahati in collaboration with ब्रह्मपुत्र बोर्ड. मैंने स्पेसिफिकली रिवर का नाम जोड़ा इसे, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो वहां से आया ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ऐसे ध्यान रख लो. अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, राइट? Then the model was tested and confirmed to work successfully on Brahmaputra river near Majuli Island, which is the second largest freshwater river island globally and is Assam. So this region is particularly susceptible to river bank erosion, right? So how this Brahma 2D works? It combines two-dimensional model of water movement. राइट तो आपको इतना, मैं अगर आप बोलूँ कि कहीं में हमें फिजिक्स में नहीं जाना है और हमें 2D मॉडल क्या काम करता है वो नहीं जाना है, हम डोंट वरी, क्योंकि आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं देना है जहाँ पर आपसे इसके बारे में पूछा. अगर नहीं समझ आता तो यू कैन मतलब स्किप इट एज वेल, आई वुड से कि हाउ इट वर्क्स, जितना समझ आ जाए काफ़ी. So this particular model specifically looks at a phenomena that we call as dip. It observes a dip phenomena near spurs. अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये पता चल जाएगा तो काम आ जाएगा. Spurs are structures that are installed to prevent the river bank erosion. So ये जो dip phenomena है, it involves an increase in the flow of water underneath. तो क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना कि जो water within the river उसकी depth के हिसाब से this particular model helps in understanding कि how water is moving at different depths, right? तो वहां पर ये जो dip phenomena है, it involves increase in that flow of water. It doesn't occur at points away from these structures near spurs. So dip phenomena जो है, तो basically this model observes this dip phenomena near spurs, क्योंकि ये phenomena होता भी वहीं पर है, near the spurs. So it's not only about structures. तो यहाँ पर this particular Brahma 2D is applied to understand the suitability of habitats for aquatic species. तो यहां से आप इस पॉइंट को लिंक कर सकते हो इसके एप्लीकेशन से. तो मतलब जब हम एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं तो वो इसको भी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये हैबिटेट एक्वाटिक स्पीशीज के लिए सुटेबल है या नहीं, सुटेबिलिटी को समझता है. कितनी रिवर डेप्थ है, इट considers the factor of flow velocity to determine कि if that particular area क्या ये suitable है for that particular species. तो ये इसकी application, right? Then moving ahead with the next article, that is your Sukhna Wildlife Sanctuary. क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि at least 6 mega projects हैं that came into existence within the radius of 10 kilometer of Sukhna Wildlife Sanctuary without obtaining the Wildlife Clearance Certificate WCC between 2017 and 2023. तो हमारे लिए important है this Sukhna Wildlife Sanctuary. रही बात इसकी लोकेशन की, तो चंडीगढ़ किसी ने घूमा हो तो पता होगा सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां बहुत फेमस है. इट इज लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज. आपको पता है, बिना मेरे बोले आपको 2 चीजें पता चल जानी चाहिए थी. क्या? एक तो आपके लिए ब्रह्मपुत्र रिवर होमवर्क बन जाता है और एक आपका मैप में शिवालिक रेंज. ठीक है, सो ये 2 चीजें हैं जो मतलब कुछ ऐसे पॉइंटर्स है ना जो अब तो खुद से दिमाग की बत्ती थोड़ी चल जानी चाहिए, दिमाग चमक जाना चाहिए कि अच्छा ये मुझे पढ़ना रहेगा, ये मैं देख लूंगा, ये मैं देख लूंगी. दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ आई नो दैट, राइट? शिवालिक रेंज आ गया है तो शिवालिक रेंज के बारे में ज्योग्राफी का पार्ट है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 1 वहीं से कवर हो जाएगा. ब्रह्मपुत्र रिवर भी उसी में हो जाएगा कवर,
राइट। आई होप आप अपने स्टैटिक को साथ साथ लिंक कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मैं बाद में करंट ये अलग प्रिपरेशन है, स्टैटिक की अलग प्रिपरेशन है, नहीं, दैट इज अ कंबाइंड अप्रोच। और अगर आप सोचो कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग है, मेंस की, नो, दैट इज अ पैरेलल अप्रोच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करंट और स्टैटिक की कंबाइंड अप्रोच है, प्रीलिम्स मेंस की पैरेलल अप्रोच है, साथ में ही चलेंगे वो, ऐसे नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा कि पहले प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स, फिर मेंस आ रहा है, फिर इंटरव्यू आ रहा है, नहीं, पैरेलल। ठीक है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो लोकेशन मैंने आपको बता दी, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सुखना लेक कैचमेंट एरिया फॉलिंग इन द शिवालिक हिल्स, इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी वॉज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन done for soil conservation around Sukhna Lake. So it came into existence in 1998. So इसका development और इसका purpose दो चीजें हैं. Sanctuary was developed as a result of afforestation activities. And it came into existence in March 1998 under the Wildlife Protection Act 1972. पूछा जा सकता है क्या इससे ये एक्ट जुड़ा हुआ है? ये सेंचुरी स्पैन करती है ओवर एन एरिया ऑफ 2600 हेक्टेयर्स। जियोग्राफिकल स्टेबिलिटी की बात करूं, सो द लोकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज जियोग्राफिकली अनस्टेबल, मेकिंग इट प्रोन टू सॉइल इरोजन, रेनफॉल के टाइम पे सरफेस रन ऑफ हो सकता है। इस चक्कर में रिसेंटली ये रिवील हुआ है कि कम से कम भी 6 ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। दिस प्रोजेक्ट्स डिड नॉट ऑब्टेन द नेसेसरी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस सर्टिफिकेट दैट इज रिक्वायर्ड एज बाय रेगुलेशंस, व्हिच इज अ ब्रीच ऑफ रेगुलेशन, राइट। सो दिस सेंचुरी हैज विच सॉइल, अगर कोई पूछे तो ये मत बताना, गाना आ गया ना, कोई ऐसे ही गाना है उसके लिरिक्स ऐसे है। तो यहां पर देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद से कनेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये पता चल गया कि सुखना लेक शिवालिक हिल्स पे पड़ती है, चंडीगढ़ के पास है, आपको वहां का वेजिटेशन खुद पता होना चाहिए। कैसा वेजिटेशन मिलेगा वहां पे आपको? मिक्स फॉरेस्ट होंगे, ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। और रही बात सॉइल कॉम्पोजिशन की, तो वहां उस रीजन में आपको कैसी सॉइल मिलेगी, तो वो आपको जब आपने सॉइल पढ़ा तो आपको ये देखना चाहिए। अब आप क्या है, जब आप सॉइल पढ़ रहे हो, वेजिटेशन पढ़ रहे हो, तो ध्यान से पढ़ोगे ताकि आप वहां पर देख पाओ, अच्छा ये पर्टिकुलर सेंचुरी यहाँ पड़ती है तो यहाँ ऐसी ही सॉइल मिलेगी। सो दिस सेंचुरी हैज सैंडी सॉइल फ्रॉम द शिवालिक रेंज. There are pockets of clay that are embedded in certain areas here. And besides Sukhna Lake, Sanctuary is home to around 150 small and large water bodies that collectively make up its catchment area. Mixed forest, grasslands, wetlands, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे. It is a crucial part of the ecosystem. Flora की बात करूँ तो आमला, रत्ती, मल्तस, शीशम, ये फ्लोरा है. फना की बात करूँ तो porcupine, jungle cat, jackal, right? पीकॉक्स, बर्ड्स में माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ आपको ये एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी. देन इन एन अनयूजुअल साइटिंग, द वाइट ब्लाइट सी ईगल, एन इनॉर्मस रेप्टर कॉमन टू कोस्टल हैबिटेट्स, वॉज स्पॉटेड इन तिरुचिरापल्ली. तो हमें पढ़ना है इन सर के बारे में, ईगल के बारे में. ये जो सी ईगल है, इट इज अ बर्ड ऑफ प्रे दैट इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड फॉर्म्स मोनोगेमस पेयर्स. ये हम इसकी बिहेवियर की बात कर रहे हैं. एक तो ये डायर्नल है, राइट, ड्यूरिंग द डे इट इज वेरी एक्टिव, एंड मोनोगेमस है. So monogamous pairs it forms. So when young, these eagles are brown. फिर gradually they develop patchy appearance जो कि that are resembling like adults, and by their 4th year they acquire the half adult plumage, right? appearance की बात है. और रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे. साउथ चाइना, सदर्न चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया तक की इनकी रेंज है. एंड दे आर ऑल्सो एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो इंडिया से न्यू गिनी तक का रीजन है. They cover that region. So they live in terrestrial habitats near the ocean. This includes coastal areas, islands, estuaries. They are found in forested regions, right? Ponds, rivers, lakes. यहाँ पर आपको ये species देखने को मिलेगी. और most of these eagles live at elevations around 900 meters above the sea level.
right? Highest elevation, that is 1700 meter. डाइट की बात करूं, दे आर प्राइमरली पिसिवर्स, मतलब it means their primary diet consists of fish, and they may also eat other things like water birds, small mammals, and that refers to the flesh of dead animals. As far as IUCN status is concerned, तो वो least concern में चला जाता है. ठीक है, I hope things are clear so far. If you are having any doubt, you can ask me in the comment section. राइट, आई डू रीड द कॉमेंट. सेशन कैसा लगता है वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताया करो. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर एंड डू शेयर इट. और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन. साथ रिवाइज करते रहो. बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, आप लेक्चर पता कब खत्म होता है? जब मैंने खत्म किया तब लेक्चर खत्म नहीं होता. जब आप वापस से एक बार रिवीजन कर जाते हो तब लेक्चर खत्म होता है. और वो रिवीजन ऐसे नहीं होती कि चलो लेक्चर खत्म हो गया 10 मिनट बात कर लेंगे. नहीं, उसी पॉइंट पे खत्म करी तो आपका लेक्चर कंप्लीट है. राइट, देन ये मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें. राइट, सिर्फ ये सेशन सुन के चले जाने से बात नहीं बनेगी. इसके साथ के पीछे के एफर्ट्स भी आपको डालने पड़ेंगे, तभी किसी चीज़ का फायदा होगा. Pension fund regulator PFRDA recently allowed National Pension System subscribers to deposit their contribution directly under the de-remit process through UPI. Now, as far as पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज कंसर्न, ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है. अगर ये स्टैट्यूटरी है तो किसी एक्ट के अंदर होगी, दैट इज PFRDA एक्ट 2013. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन गोल इज टू प्रमोट सिक्योरिटी फॉर इनकम ओल्ड एज के टाइम पे. सो इट अचीव दिस बाय एस्टैब्लिशिंग, रेगुलेटिंग, डेवलपिंग pension funds. So PFRDA also works to protect the interest of people who subscribe to pension fund schemes, and वो जितने भी वैसे इससे रिलेटेड मैटर्स हैं, इट एड्रेसेस दैट. अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और इसका लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली. ये तो बेसिक सी 2 चीजें हैं जो ध्यान में रहनी चाहिए. एज फार एज कॉम्पोजिशन इज कंसर्न्ड, इट इज मेड अप ऑफ चेयरपर्सन, up to 6 members. At least 3 of these members must be full-time members. Central government appoints. तो कौन अपॉइंट करता है वो भी आपको पता होना चाहिए. Appointed by central government. Now let's talk about functions. 5 चीजें हैं. पहला, it is responsible for regulating national pension system और बाकी जितनी भी pension schemes है. So regulating the pension schemes इसका एक function है. दूसरा, it takes steps to educate दोनों, both subscribers, people who are contributing to the pension schemes, and the general public. So this education covers topic related to pensions, retirement savings, बाकी जो भी relevant issues से हैं. It also involves training intermediaries who assist in these matters. तीसरा function है इसका, it is involved in providing pension schemes that are not regulated by any other law or authority. So this extends to a large range of pensions options available. One of the PFRDA's crucial role is to safeguard the interests of subscribers who are participating in NPS. PFRDA approves pension schemes and establishes guidelines for investments under these schemes. Right? As far as NPS is concerned, ये एक social security initiative है that is launched by central government. This pension program is open to employers from public, private and unorganized sectors. It is not applicable to those who are serving in the armed forces. NPS encourage करता है individuals को to invest in the pension account at regular intervals throughout their employment. और retirement के बाद subscribers can withdraw a certain percentage of the accumulated funds in their NPS account. बाकी जो amount है, it is received as monthly pension for the retired individuals. Right? So this was the whole lecture. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. If yes, please do let me know. Do share these sessions with your friends and mark your attendance by liking the lecture. We'll meet you tomorrow with other important articles. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning everyone. All the best. Take care. Thank you.